आप सभी का मैं स्वागत करता हूं आपके इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म देव क्लासेस बूंदी पर। दोस्तों ये वीडियो सीरीज जो चल रही है वो साइंस के इंपॉर्टेंट प्रश्न की चल रही है, जिसके अंदर लगभग आज इसका 5वां वीडियो है। वीडियो को आप सबसे पहले लाइक कर दे दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आता है तो, और अन्य लोगों तक भी इसको पहुंचाएं दोस्तों, ये आपका फर्ज है दोस्तों। बिल्कुल चलिए सवाल में आगे बढ़ता हूँ, बिल्कुल समय बर्बाद नहीं करना है। रिकेट्स या सूखा रोग जो है, जिसके अंदर क्या होता है दोस्तों, दांत और हड्डियां कमजोर हो जाती है, तो कौन से विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन डी की कमी के कारण। क्योंकि विटामिन डी जो होता है दोस्तों हमारे शरीर में हष्ट पुष्ट अपनी हड्डियों को मजबूत करने के अंदर काम में आता है विटामिन डी, क्योंकि ये इसको धूप का विटामिन बोलते हैं। जितना ज्यादा व्यक्ति धूप लेगा दोस्तों उतना ही ज्यादा उसका शरीर हष्ट पुष्ट रहेगा, उसकी हड्डियां जितना ज्यादा मजबूत रहेगी, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर जो तेलीय ग्रंथियां होती है वो तेलीय ग्रंथियां उसको अवशोषित कर लेती है धूप को, और हमारे शरीर के अंदर कैल्शियम के निर्माण को बढ़ा देती है। इस प्रकार दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि अगर रिकेट्स रोग होता है वो विटामिन डी की कमी के कारण होता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, इनके रासायनिक नाम याद करने में आपको दिक्कत आती है, तो एक ट्रिक बता देता हूं। एक ट्रिक याद करनी है, रत एक टॉफी। कैसे याद करोगे बताओ? रत एक टॉफी। एक ट्रिक याद करनी है, रत एक टॉफी। ये नंबर से हैं, ये ए वाला है, ये बी वाला है, ये सी, ये डी, ये ई और ये के। नंबर से हैं बस, ये कुछ ध्यान नहीं रखना है। र का मतलब होता है रेटिनोल। र का मतलब क्या याद करोगे? रेटिनोल। थ का मतलब बताओ क्या हो जाएगा सर? थाइमीन। थाइमीन, ठीक है, थाइमीन। अगला देखो, ए का मतलब है एस्कोर्बिक। ए का मतलब है एस्कोर्बिक। का मतलब है कैल्सिफेरोल। कैल्सिफेरोल। टो का मतलब है टोकोफेरोल। और फी का मतलब है फिलोक्विनोन। तो इस प्रकार दोस्तों आप एक ट्रिक से आप सभी चीजें याद कर पाएंगे। सभी इस एक ट्रिक से आप सभी चीजें एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट ट्रिक है दोस्तों। रत एक टॉफी, आराम से सभी के रासायनिक नाम आपको याद हो जाएंगे। उसके बाद दोस्तों ध्यान दें आप मेरी बात का, आपसे अधिकतर सवाल पूछा जाता है कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, विटामिन ए की कमी से एक रोग आप ध्यान रखोगे, रतौंधी रोग। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। और एक और याद करेंगे, जीरेप्थेलेमिया। एक और याद करेंगे दोस्तों आप, जीरेप्थेलेमिया। ये सबसे इंपॉर्टेंट दोनों पूछे जाते हैं दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। विटामिन बी की कमी से भी आप दोस्तों ध्यान रखेंगे। विटामिन डी की कमी से तो अभी बता ही दिया, रिकेट्स रोग हो जाता है। विटामिन बी की कमी से दोस्तों ध्यान रखना, बेरी बेरी रोग हो जाता है। बेरी बेरी रोग हो जाता है दोस्तों। इस प्रकार आपको सभी बातें ध्यान रखनी है आराम से। ये इसमें थक्का नहीं जमता है, थक्का जमाने के अंदर विटामिन के काम में आता है। चलिए भाई अगला सवाल, मूत्र द्वारा कौन से विटामिन का निष्कासन होता है? तो ध्यान रखना दोस्तों, मूत्र के द्वारा कौन सा विटामिन निकलता है? सी निकलता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मूत्र के द्वारा दोस्तों ध्यान रखना, मूत्र के द्वारा कौन से विटामिन का निष्कासन होता है? विटामिन सी का निष्कासन होता है। ए के बारे में जानकारी दे दी, के बारे में दे दी, डी के बारे में मैंने जानकारी दे दी। ट्रिक क्या बताई थी? रत एक टॉफी। ट्रिक अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें। रत एक टॉफी। अगला सवाल, WHO द्वारा डोट्स पद्धति। देखिए दोस्तों ध्यान रखना, सबसे पहले डोट्स की फुल फॉर्म आपको याद होनी चाहिए। ये इसकी फुल फॉर्म याद लिखेंगे आप, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन वेशन, ट्रीटमेंट, शॉर्ट थेरेपी, शॉर्ट थेरेपी। ये आपकी इसकी फुल फॉर्म होती है। ये जो होती है दोस्तों, ये ध्यान रखना आप किससे संबंधित है दोस्तों, ये ध्यान रखेंगे आप, क्षय से संबंधित है। क्षय का मतलब होता है दोस्तों, ध्यान से देखना, क्षय का मतलब होता है टीबी। ये टीबी से संबंधित होती है दोस्तों, टीबी से संबंधित होती है। टीबी की फुल फॉर्म क्या होती है? ट्यूबरकुलोसिस, 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 ट्यूबरकुलोसिस। आपसे पूछा जाए दोस्तों कि ट्यूबरकुलोसिस और टीबी से संबंधित कौन सा परीक्षण है, तो ध्यान रखेंगे आप दोस्तों, मोन्टेक्स परीक्षण। मोन्टेक्स परीक्षण आप याद करेंगे, पेपर में पूछा जाता है टीबी से संबंधित कौन सा परीक्षण है? मोन्टेक्स परीक्षण होता है। आपसे पूछा जाए टाइफाइड से संबंधित कौन सा परीक्षण होता है, तो आप ध्यान रखेंगे दोस्तों, विडाल परीक्षण। विडाल परीक्षण होता है दोस्तों। सल्मोनेला टाइफी, सल्मोनेला टाइफी के कारण होता है ये, तो ध्यान रखना दोस्तों, टाइफाइड ये बैक्टीरिया जनित है। इसके अलावा ये सारी बातें ध्यान रखिए। मलेरिया ये कौन सा जनित रोग है, ये भी पेपर में पूछा जाता है। तो मलेरिया दोस्तों ध्यान रखना, प्रोटोजोआ जनित रोग है। प्रोटोजोआ जनित रोग है, प्रोटोजोआ जनित रोग है। मलेरिया कौन सा जनित रोग है? प्रोटोजोआ जनित रोग है। सर आपसे पूछा है प्रोटोजोआ के खोजकर्ता कौन है, तो उसका नाम लिखेंगे आप ल्यूवेनहोक। उनका नाम क्या हो जाएगा सर? ल्यूवेनहोक। इस प्रकार आपको सभी बातें ध्यान रखनी है दोस्तों। एक सवाल के अंदर सारी बातें मैंने आपको बता दी।
अगर आपको अच्छा लग रहा है वीडियो, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लग रही है दोस्तों, तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें दोस्तों। चलिए, लाल फूल को हरे प्रकाश में देखने पर किस रंग का दिखाई देगा? देखिए दोस्तों, आपको रंगों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। आपको सबसे पहली बात है प्राथमिक रंग कौन से होते हैं दोस्तों, ये ग्रुप डी में पूछा गया सवाल है, तो आपको ध्यान होने चाहिए RGB। RGB आप बोलेंगे राहुल गजब बोलते हैं, आप बोलेंगे राहुल गजब बोलते हैं। R का मतलब होता है रेड, R का मतलब है रेड, G का मतलब होता है ग्रीन और B का मतलब है ब्लू। दोस्तों आपसे सवाल पूछा गया कि निम्न में से कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है, तो ऑप्शन के अंदर एक और था, ऑप्शन येलो था, वही सवाल का सही जवाब था। ये प्राथमिक रंग नहीं है, प्राथमिक रंग ये 3 ही होते हैं। इन प्राथमिक रंगों को अन्य रंगों के अंदर मिला दिया जाता है तो द्वितीयक रंग बन जाते हैं, ठीक है। तो अगर मैं बात करता हूं किसी भी, जैसे पीला है, अगर पीले को अगर मैं श्वेत प्रकाश पर डालूंगा तो ध्यान रखना दोस्तों हमेशा पीला रंग ही दिखाई देगा। अगर मैं पीले के ऊपर पीला डालूंगा तो भी पीला ही दिखाई देगा, क्योंकि श्वेत रंग तो 7 रंगों का प्रकाश होता है, तो पीले के ऊपर अगर पीला डालूंगा तो पीला ही दिखाई देगा। लेकिन अगर पीले के ऊपर अगर मैं कोई सा भी रंग डाल दूंगा अन्य, तो हमेशा वो कैसे दिखाई देता है दोस्तों? काला दिखाई देता है, काला दिखाई देता है। तो आप सभी के सामने है, लाल फूल को अगर हरा डालेंगे तो कैसे दिखाई देगी दोस्तों? वो वस्तु काली दिखाई देगी। चलिए अगला सवाल देखेंगे दोस्तों ध्यान से सामने। दांत का बाहरी सफेद आवरण किसका बना होता है? ये आप सभी को पता है, इनेमिल का बना होता है। दोस्तों ध्यान रखना, कैल्शियम, हमारे दांत जो होते हैं वो कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट के बने होते हैं। और ये किसके बने होते हैं? इनेमल के। इनेमल हमारे शरीर की सबसे कठोर भाग होता है। इनेमल हमारे शरीर का, ये भी पूछा गया सवाल है, हमारे शरीर का सबसे कठोरतम भाग है, सबसे कठोरतम भाग है सर। इसके बाद देखना काइटिन क्या है? कवक की कोशिका भित्ति, कवक जो होता है ना, इसकी कोशिका भित्ति, जो पादपों की कोशिका भित्ति है वो सेल्यूलोज की बनी होती है, और कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है सर? काइटिन की। क से कवक, क से काइटिन। और पादपों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की। अगला सवाल देखेंगे सामने, अगला सवाल देखेंगे, श्वसन की क्रिया कहां पर संपन्न होती है? ये आप सभी को पता है कि श्वसन की क्रिया दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया में। आप मेरी सारी वीडियो देख रहे होंगे तो आपको बहुत सारे सवाल तो ऐसे ही पता लग गए होंगे, मैं एक्स्ट्रा नॉलेज आपको बहुत ज्यादा देने की कोशिश कर रहा हूं। वीडियो को लाइक जरूर करें भाई दोस्तों आप। चलिए, माइटोकॉन्ड्रिया, इसको अपन श्वसन का केंद्र कहते हैं दोस्तों, श्वसन का केंद्र कहते हैं। यह हमारे शरीर में जो ग्लूकोज होता है, इस ग्लूकोज का ऑक्सीकरण करता है, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण करता है। ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है ग्लूकोज का ऑक्सीकरण। अभी जैसे आपसे सवाल पिछले वीडियोस के अंदर मैंने बताया था, अगर माइटोकॉन्ड्रिया कार्य करना बंद कर देता है तो क्या नहीं होगा? ग्लूकोज का ऑक्सीकरण नहीं होगा। क्योंकि जैसे मान लीजिए यहाँ मुझे काम करना है, इस अंगुली को काम करवाना है, तो ध्यान रखना यहाँ पर भोजन जाएगा, भोजन के साथ ऑक्सीजन जाएगी, तो उस ऑक्सीकरण होने के बाद ये जो सारी प्रक्रिया होती है वो कहाँ पर होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। तो ग्लूकोज का जो ऑक्सीकरण है, अगर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा तो ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होगा ही नहीं, अपना भोजन ऑक्सीजन के साथ मिलेगा ही नहीं। क्लियर है? उसके बाद मैंने बताया हरित लवक। हरित लवक में सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, आपसे पूछा जाए कि क्रोमोप्लास्ट क्या करता है, तो किसी भी पादप को या किसी को भी रंग देने का जो कार्य करता है, रंगीन बनाने का कार्य करता है, वो दोस्तों क्रोमोप्लास्ट करता है। क्लोरोप्लास्ट क्या करता है? क्लोरोप्लास्ट ये पौधे को हरा रंग देता है। पौधे को कैसा रंग देता है सर? हरा रंग देता है। और ल्यूकोप्लास्ट, बोलो क्या पूछा जाए? ल्यूकोप्लास्ट, ये ल्यूकोप्लास्ट क्या करता है? भोजन संग्रहण का कार्य करता है। क्या करता है सर? भोजन संग्रहण का कार्य करता है, भोजन संग्रहण का कार्य करता है। अगला देखेंगे राइबोसोम क्या करता है सर? राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोटीन की फैक्ट्री। और लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली कहते हैं। चलिए अगला सवाल देखेंगे, निम्न में से किसमें सबसे ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है? इनमें में से किसमें पाया जाता है? तो ध्यान दें आप मेरी बात का, सबसे ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है दोस्तों सोयाबीन के अंदर, लगभग 42% प्रोटीन, लगभग 40 से 45 के बीच में है। तो ऑप्शन के अंदर आपको इतना नजदीक नहीं मिलेगा कि 40, 41, 42, 43, 45 ऐसा नहीं दिया जाएगा, ऐसे दिया जाएगा 35, 42, 68 ऐसे। तो आपको ध्यान रखना है 40 से लेकर के 45 के बीच में होता है, ये आपको इस प्रकार ध्यान रखना है। बिल्कुल दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखेंगे आप सबसे पहले, सबसे ज्यादा विश्व में सबसे ज्यादा किसमें होता है? तो क्लोरेला शैवाल के अंदर। आपसे पूछा जाए कि विश्व के अंदर सर्वाधिक मात्रा में, विश्व के अंदर सर्वाधिक मात्रा में प्रोटीन किस में होता है? तो क्लोरेला नामक शैवाल में होता है। कौन सा है बताओ? क्लोरेला नामक शैवाल के अंदर सबसे ज्यादा। और अगर आपसे अनाज में पूछा जाए तो कौन सा अनाज है दोस्तों? ध्यान रखना, वो सोयाबीन होता है।
अगर मशरूम ऑप्शन में देगा तो फिर मशरूम में ज्यादा होता है, वो 50 से ऊपर होता है उसके अंदर, तो मशरूम में, ठीक है। लेकिन आपसे पूछा जाए कि विश्व में सर्वाधिक मात्रा में किस में होता है, तो क्लोरेला नामक शैवाल में होता है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखेंगे। श्वसन की प्रक्रिया के दौरान बाहर निकली वायु में CO2 का कितना प्रतिशत होता है? तो ध्यान दें दोस्तों, आप जब श्वसन लेते हैं, एक तो श्वसन ले रहे हैं और एक श्वसन बाहर निकाल रहे हैं, एक तो श्वसन लेते हैं, एक श्वसन बाहर निकालते हैं। तो सबसे पहले मैं नाइट्रोजन की बात करूं दोस्तों, तो नाइट्रोजन जो होता है दोस्तों 71% लिया और 71% बाहर। तो यह सवाल भी पूछा जाता है कि कौन सी जो गैस है जितनी लेते हैं उतनी ही बाहर निकाल देते हैं, तो नाइट्रोजन के अंदर कोई परिवर्तन नहीं होता, वो जितनी लेते हैं उतनी ही हम बाहर निकाल देते हैं। अगला अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं दोस्तों, तो ऑक्सीजन अपन 21% लेते हैं लेकिन निकालते हैं दोस्तों कितनी, 71। अगर मैं CO2 की बात करता हूं दोस्तों, तो 0.03% लेते हैं और 4% ये बाहर निकलती है। इस प्रकार आपको ध्यान रखना है। सर ये ऑक्सीजन की कमी कहां हो गई? ये ग्लूकोज के ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन काम आ गई। जो अपने भोजन खाया उसके ऑक्सीकरण के अंदर ये जो है ये ऑक्सीजन काम में आ गई, इस वजह से थोड़ी सी ऑक्सीजन यहाँ पर कम हो जाती है और CO2 बनती है, इस वजह से CO2 जो है ज्यादा बाहर निकलती है। तो यहाँ पर बोला निकलने वाली वायु की मात्रा कितनी होती है दोस्तों, 4% है। आंसर हो जाएगा 4% इज द राइट आंसर। इसका भी स्क्रीनशॉट ले ले, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल बनते हैं यहां से। अगला दोस्तों मैंने आपको बताया कि इस एक ही वीडियो में मैं आपको मात्रक भी याद करवाऊंगा, खोजकर्ता भी याद करवाऊंगा, सब कुछ आपको याद करवा दिया जाएगा। इस एक वीडियो को 10 से 12-15 मिनट की वीडियो हो जाती है। अभी देख लीजिए दोस्तों 11-12 मिनट की वीडियो है, लेकिन आपको प्रत्येक चीज याद हो जाएगी। अगर अच्छा लग रहा है ना तो वीडियो को लाइक तो जरूर करें, है ना भाई। हाँ चलिए, अल्टीमीटर का प्रयोग ध्यान से देखना। अल्टीमीटर का प्रयोग दोस्तों ध्यान रखना ऊंचाई मापी होता है। आपसे पूछा जाएगा कि अल्टीमीटर का उपयोग किस में किया जाता है, तो ऊंचाई को मापने में किया जाता है। तो कैसे याद करेंगे देखना, जैसे कोई व्यक्ति अपनी ऊंचाइयों को पहुंच रहा है, अपनी ऊंचाइयों को पहुंच रहा है, अपनी ऊंचाई पर जा रहा है, प्रोग्रेस कर रहा है ऊंचाई पर, तो आप क्या बोलोगे, अल्टीमेट तैयारी कर रहा है यारो। क्या बोलोगे, अल्टीमेट तैयारी कर रहा है, जब तो इतनी ऊंचाई पर जा रहा है, जब भी तो इतनी प्रोग्रेस कर रहा है, क्योंकि वो अल्टीमेट तैयारी कर रहा है। तो देखना वो दोस्तों ऊंचाई के लिए अल्टीमेट, अल्टीमीटर, अल्टीमीटर। अमीटर आप सभी को पता है, अमीटर विद्युत धारा मापी होता है। कम विद्युत धारा मापनी है तो गैल्वेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अल्प विद्युत धारा मापने के लिए गैल्वेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है और विद्युत धारा मापने के लिए अमीटर का प्रयोग किया जाता है। सवाल कई प्रकार के बनेंगे। अल्प विद्युत धारा मापने के लिए गैल्वेनोमीटर का और विद्युत धारा मापने के लिए अमीटर का प्रयोग किया जाता है। आर्द्रता मापी, आर्द्रता को बोलते हैं दोस्तों हाइग्रो। हाइड्रो नहीं है, हाइड्रो का मतलब तो जल होता है और हाइग्रो का मतलब क्या होता है, हाइग्रो आर्द्रता होता है। तो आर्द्रता को मापने के लिए दोस्तों हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रख लेना। आपसे पूछा जाए कि हाइग्रोमीटर क्या होता है, तो आर्द्रता को मापता है। आर्द्रता को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, हाइग्रोमीटर का, हाइग्रोमीटर का। दोस्तों ये जो जितने भी सवाल होते हैं इनको एक रजिस्टर बना लो नया सा, और इंपॉर्टेंट सवाल के नाम से सभी सवालों को लिख लिया करो। 10-12 सवाल होते हैं, लेकिन आपके पास आप देखेंगे कुछ समय बाद आपके पास बहुत अच्छा संग्रह हो जाएगा। ठीक है, मेहनत आपको ही करनी पड़ेगी, क्योंकि ये सपना आपने ही देखा है दोस्तों सफल होने का। आप ही कर पाओगे, आप ही कर पाओगे और आप करके दिखाओगे। चलिए, बॉल पेन, बॉल पेन देखिए दोस्तों, जॉन जे वॉन्ड, बोलो क्या नाम है, बॉल पेन के खोजकर्ता कौन है, जॉन जे वॉन्ड। आप इस पेन पे, आप इस पेन से किसी को भी वार्निंग दे सकते हो, किसी को भी वार्न कर सकते हो। आप इस पेन पे, इस पेन से किसी को भी, जो आपको कहते हैं ना नौकरी नहीं लग सकता, आप उसको इस पेन से पढ़ करके दोस्तों उसको वार्न कर सकते हो कि मैं करके दिखाऊंगा। तो ऐसे याद करना कि बॉल पेन, पेन से आप किसी को भी क्या कर सकते हो, वार्न कर सकते हो, वार्न कर सकते हो। ऐसे ध्यान रखना। दूरबीन, दूरबीन के कौन है, गैलीलियो, गैलीलियो। इस प्रकार ध्यान रखेंगे आप। दूरबीन के खोजकर्ता कौन है, गैलीलियो है। दूरबीन के खोजकर्ता कौन है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। टेलीफोन के कौन है, ग्राहम बेल, क्योंकि टेलीफोन में क्या बजती है, बेल बजती है टेलीफोन में। कूपर, कूपर किस में आया था, मोबाइल में। कूपर किस में आया था, मोबाइल में। रेडियो का कौन था, मार्कोनी, रेडियो का कौन था, मार्कोनी। सभी पढ़ा रखा है मैंने दोस्तों। वीडियो पसंद आया है दोस्तों तो आप प्लीज इसको लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद, राम राम, राधे राधे, थैंक यू।